तब बिहार में क्या हरियाली है? बिहार में इस बार हरियाली हरियाली है। बहुत दिनों बाद पता चला कि बिहार में जंगल राज तो लास्ट 20 साल से चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? और इस जंगल राज को छुपाने के लिए बार बार वो पिछले सरकारों को जंगल राज इसलिए बताते थे क्योंकि किसी की नजर न जाए कि जंगल राज आज चल रहा है। और मोकामा में तो अनंत सिंह का तो मैंने वो भी देखा, जब आप इंटरव्यू ले रहे थे कह रहे थे डिलीट करो, डिलीट करो, हटा, भगा भगा हो गया, ए डिलीट कर दिया, डिलीट किया, चलो हटाओ, चलो हटाओ। सम्मानित पत्रकार को भगा रहा है और डिलीट करवा रहा है, गुंडई चल रही है। तो सोचो चुनाव में क्या हो रहा होगा। और फिर बाद में हत्या भी देखने को मिली। समाज में कैसे रहे हो आप? तो सुशासन की बात करते थे, तो सुशासन खाली इसके मतलब इनका सुशासन पोस्टर में था और जमीन की हकीकत एकदम भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। गोलियां तक तो ठीक थी, गोलियां चल गई है यहाँ पे और थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। कि बिहार के चुनाव में बोलियां इतनी गर्म हो गई हैं कि विकास जल गया है। लेकिन जब बाहुबली और गुंडों की बात होती है तो अगर आप आकलन करेंगे, देखेंगे कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। 25 बिहार हो गया, 27 में आपके यहाँ चुनाव है। क्या लगता है यहाँ का कुछ मैसेज वहाँ भी जाएगा, इस चुनाव का मैसेज? जनता ने 20 साल का हिसाब अब जनता मांग रही है सरकार से, और इस 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। मंच पे कभी भी विकास की बात नहीं हो रही है, मंच पे सिर्फ इधर उधर की बातें होती है। एक समय तो बड़ा वीडियो कॉल पे बात बतियाते थे वो तेज प्रताप यादव से, अब कहाँ हैं उनसे अलग क्यों हो गए हैं अखिलेश जी? तो आप मेरे विचार से शिकायत, तो आप मेरे तर्कों से मेरे विचारों को काटो, अच्छा लगेगा। आप तर्कों से मेरे विचारों को नहीं काट पाते तो आप मेरे पारिवारिक हमला पे, व्यक्ति पे आप चले जाते हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है और जब हम बैठकर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करें, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब दूसरे चरण की तैयारी है। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता, प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। इसको कैसे देखते हैं, इनकी समझ से इस बार बिहार में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, बिहार की जनता का रुझान किस तरफ है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तब बिहार में क्या हरियाली है? बिहार में इस बार हरियाली हरियाली है। हाँ, आपके कुर्ते की तरह। हमारे कुर्ते की तरह तो होगी क्योंकि हम तो हमेशा से चाहते हैं ना कि चारों तरफ समृद्धि हो, विकास हो, मनों में लोगों की खुशी हो। यही तो यही हरियाली का प्रतीक है। ठीक ठीक ठीक। और इस बार हरियाली इसलिए भी है क्योंकि बहुत दिनों बाद पता चला कि बिहार में जंगल राज तो लास्ट 20 साल से चल रहा था। क्या बात कर रहे हैं? जंगल राज तो ये बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए चला रहा था। ये तो कहते हैं मंगल राज है। वही जंगल राज। और इस जंगल राज को छुपाने के लिए बार बार वो पिछले सरकारों को जंगल राज इसलिए बताते थे क्योंकि किसी की नजर न जाए कि जंगल राज आज चल रहा है। आपने देखा हॉस्पिटल में किस तरह से गोलियां चल के हत्याएं हुई थी। अगर ये हत्या किसी दूसरी सरकार में होती तो क्या हंगामा होता। हर भ्रष्टाचार की सीमा ये थी कि हर 4 दिन में पुल गिर जाता था। और आपने देखा किस तरह से चुनाव के वक्त में मोकामा में हत्या हुई, चुनाव चल रहा है। सीवान में हत्या हुई, चुनाव चल रहा है। और मोकामा में तो अनंत सिंह का तो मैंने वो भी देखा, जब आप इंटरव्यू ले रहे थे कह रहे थे डिलीट करो, डिलीट करो, हटा, भगा भगा हो गया, ए डिलीट कर दिया, डिलीट किया, चलो हटाओ, चलो हटाओ। तो इस तरह से जब चुनाव के दौरान जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो पत्रकार को, एबीवीपी के सम्मानित पत्रकार को भगा रहा है और डिलीट करवा रहा है, गुंडई चल रही है। तो सोचो चुनाव में क्या हो रहा होगा। और फिर बाद में हत्या भी देखने को मिली। तो असली जंगल राज तो बिहार में अब चल रहा था, जिसको छुपाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये मंगल राज चल रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक है, लड़कियां रात के 10 बजे घर से बाहर निकल जाएंगी, तेजस्वी यादव रात के 11 बजे जाके मरीन ड्राइव पे रील भी बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मंगल है। जंगल राज तो बहुत पहले था। सवाल ये है, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बिहार के चुनाव में बोलियां इतनी गर्म हो गई हैं कि विकास जल गया है। ये लोग इतना, जिस तरह के मंचों पे अब विचार नहीं दिया जाता, मंचों पे सिर्फ और सिर्फ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मतभेद हो जाए, जिससे कि दूसरों के बारे में गलत बोलना, एक ऐसा माहौल पैदा करना। भाई मंच तो विचारों का होता है। मंच वहां किसी की, आप विचार व्यक्त कीजिए ना। विचारों का मंच न बन के वो बन गया है कि दूसरों को कैसे नीचा दिखाना है, कैसे हमें समाज के अंदर में एक नफरत की बात फैलानी है। गोलियां तक तो ठीक थी, गोलियां चल गई है यहाँ पे और थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया। मैं कह रहा हूँ ना, बोलियां तो ऐसी, तभी तो मैंने कहा ना, बोलियां वहां ऐसी हो गई हैं कि वहां विकास जल गया है। और विकास कब जला है?
विकास की क्यों आपकी इतनी नफरत आपने वहाँ पैदा कर दी है। इस समाज के अंदर में ऐसा आपने एक ऐसी राजनीति पैदा कर दी है कि जिससे कि गोलियां भी चली और देखने को मिली, हत्याएं भी वो भी देखने को मिला। इसके मतलब बिहार में जंगल राज चल रहा था, लेकिन अब चूंकि जनता बिहार की बहुत समझदार है, वो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के बहकावे में नहीं आएगी, उनकी बातों में नहीं आएगी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप जो ये बात कह रहे हैं कि जंगल राज जिस समय है, तो क्या इंडिया गठबंधन के नेता जब वहाँ प्रचार कर रहे हैं तो क्या ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे हैं, लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब रहे हैं कि जंगल राज वो नहीं था, जंगल राज ये चल रहा है, ऐसा? बिल्कुल। और नहीं तो अब तो देखने को मिल रहा है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है और किसी से छुपा नहीं है। आप जैसे पत्रकार जब झेल गए और ना जाने कितने लोग वहाँ पे झेल रहे हैं और कैसे कैसे वहाँ पे लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे गाड़ी पे आपने देखा एक डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि अरे अपने सिक्योरिटी वाले कोई गोली चलाने की बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा जी को, विजय सिन्हा जी कह रहे हैं। तो इस तरह शब्दों का जो इस्तेमाल होता है भाई, अब ये शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा हो सकती है। आपका विरोध हो रहा है और आप कह रहे हो कि यहाँ पे गुंडे हैं तो सरकार आपकी, आपने उनको पहले उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके मतलब कि आपकी माने अपनी बात में खुद ही फंस रहे हैं। कह रहे सब गुंडे बदमाश हैं, तो गुंडे बदमाश कैसे आगे? सरकार आपकी थी, इतने दिन तक गुंडे बदमाशी कैसे करते रहे? समाज में कैसे रहे हो? आप तो सुशासन की बात करते थे, तो सुशासन खाली, इसके मतलब इनका सुशासन पोस्टर में था और जमीन की हकीकत एकदम भ्रष्टाचार से भरी हुई थी। यही तो है। तो आपके हिसाब से अनुराग जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितने सीटों पर जीतने जा रहा है? इंडिया गठबंधन 160 सीटों पे कम से कम जीतेगा इस बार और जनता का आशीर्वाद उसको मिल रहा है। 160? 160। ऐसा क्या कर दिया भाई इंडिया गठबंधन ने? इंडिया गठबंधन ने जो किया वो तो जनता के मुद्दों की बात कर रही है। जनता को कैसे हम सुविधाएं देंगे, कैसे रोजगार देंगे, कैसे उनको पैरों पे खड़ा करेंगे, कैसे उनके मेडिकल कॉलेज और कैसे जो संविदा पे लोग हैं जो जिनको आप किस तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है, वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं बट उनको परमानेंट नौकरी नहीं है, वो परमानेंट नौकरी दी जाएगी। तो क्या यूथ को तो अगर उसको अपना अधिकार मिले तो वोट अपनों को ही तो देगा ना। तो अपना अधिकार, हम उनको अधिकार दिलाने, रोजगार उनको मिलना चाहिए, उसकी बात हम कर रहे हैं। जो संविदा पे हैं, जो प्राइवेट संविदा पे रख के उनका जो कहते हैं खून चूसा जाता है, उसको खत्म करके उनको हम उनको परमानेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम उनके भले की बात कर रहे हैं। आपकी दिलचस्पी बिहार विधानसभा चुनाव में किस सीट पे सबसे ज़्यादा है? मतलब होता है ना कि सबकी अपनी अपनी फेवरेट सीट हो जिस पे लोग आदमी नज़र बना के रखता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। आपकी फेवरेट सीट कौन सी है वैसे? मेरे तो सारे बिहार है। मैं चूंकि मैं वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार देखना चाहता हूँ और जब तक हम 160 165 सीटें नहीं जीतेंगे तब तक सरकार में वो जो जनता का रुझान देखने को मिला कि सरकार आनी चाहिए। फिर भी आपके हिसाब से कौन सी सीट पे सबसे ज़्यादा नज़र आपकी है? नहीं, नज़र की मैं बात ही नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ जहाँ मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि कुछ सीटें हैं उस पर, जैसे अभी मोकामा की सीट है, कुछ सीटें उधर तेजस्वी जी लड़ रहे हैं कि उनका हमें बहुत इच्छुक है कि कितनी बड़ी मार्जिन होती है, ऐतिहासिक मार्जिन का मुझे इंतजार है। राघोपुर विधानसभा हाँ, सीट से लड़ राघोपुर रहे हैं। का वो ऐतिहासिक मार्जिन से जीत का मुझे इंतजार है। पटना की सीट का मुझे इंतजार है, पटना में जो विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जहां पे लोग ज़्यादा वोटिंग हो रही है, जहां लोग ज़्यादा वोट करने को इच्छुक हैं, वहां पे अगर अच्छी तरह वोटिंग होगी तो सरकार पूरी तरह तो बदलेगी। इस बीच आपका दौरा हुआ बिहार में? बिहार में कई जगह गया और हमने वो, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार में इस बार जो मल्लाह है उसका रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है, मल्लाह का। और उसकी वजह से आप देखना, मैंने 160 जो बोली है, मैं उसकी वजह है क्योंकि समीकरण वो जो, चूंकि हम विकास की तो बात कर ही रहे हैं, दूसरे समीकरण भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं। मल्लाह का वोट इंडिया गठबंधन के साथ ऐड होगा तो ये 165 तक अपने आप सीटें जाती हैं, ये आप भी मानते होंगे और आप भी बिहार रहे हैं और आपको भी वहाँ का अनुभव है। खैर आपको तो दूसरा अनुभव है, आपको तो एनडीए गठबंधन की सरकार का गुंडागर्दी का और जंगल राज का अनुभव आपके पास है। नहीं, ये आप हमसे मत कहलवाइए। नहीं, क्योंकि आपका ही माइक छीना गया, आपका ही माइक बंद कराया गया, डिलीट करवाने की बात हुई। लेकिन जब बाहुबली और गुंडों की बात होती है तो अगर आप आकलन करेंगे, देखेंगे कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। जहाँ एक तरफ अनंत सिंह बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं मोकामा से, और जब ये पूछा जाता है वहाँ के नेताओं से कि भाई आप बाहुबली को टिकट क्यों दे रहे हैं, क्यों लड़वा रहे हैं,
तो वो कहते हैं कि रितलाल यादव को आरजेडी क्यों चुनाव लड़वा रही है। रितलाल यादव भी बाहुबली रहे हैं, दानापुर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखा जाए तो उधर आपकी तरफ भी कम बाहुबली नहीं है, अच्छा आप ईमानदारी बराबर बराबर चल रहा है। आप अब ईमान- सूरजभान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आप ईमान- सूरजभान सिंह भी बाहुबली हैं मोकामा के। आप ईमानदारी से बताइए कि सरकार चल रही हो, चुनाव चल रहा हो और चुनाव के दौरान अगर हत्या हो रही हो, आरोप लड़ने वाले कैंडिडेट के ऊपर लग रहा हो, तो इसके मतलब बाहुबली की गुंडागर्दी किधर से ज्यादा हो रही है। जब चुनाव के दौरान ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जब चुनाव नहीं होता होगा तो क्या होता होगा। अब इसके जवाब में वो लोग कह रहे हैं कि एक समय तो ये तो एक हत्या हुई है, एक समय तो पूरा बूथ लूट लिया मैं था। कहता हूँ आप सोचो क्या होता होगा। मतलब जब सरकार नहीं, जब ये चुनाव नहीं होते होंगे, हम जब वैसा समय होता होगा जहाँ ना चुनाव आयोग है, ना चप्पे चप्पे पे पुलिस है, ना मीडिया घूम रही है, तब सोचो किस तरह का आतंक का माहौल होता होगा बिहार के अंदर में, इस सरकार में जो सरकार चल रही है, जब चुनाव के दौरान हत्या हो रही है। मैं तो ये सोच के दहल जाता हूँ कि मतलब चुनाव चल रहा है और उस समय माइक छीन लिया जाता है, हत्या का आरोप भी लग जाता है, सीवान में भी एक गलारेत की एसआई की हत्या हो जाती है, पथराव भी हो जाता है। तो सोचिए क्या होता होगा जब जनरल आम समय जब होता होगा, जब चुनाव का ईयर नहीं होता होगा, चुनाव का साल नहीं होता होगा, चुनाव का समय नहीं होता होगा, तब तो इतनी चौकसी भी नहीं होती होगी। तब भी तो आपने देखा ही है किस तरह से पटना मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक हॉस्पिटल में घुस के हत्या हुई थी। तो इसके मतलब बिहार के अंदर में ये अपनी जंगल राज को छुपाने के लिए दूसरों पे बार बार जंगल राज बोलते रहे, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते रहे कि अपना जंगल राज छुपाने के लिए ये नैरेटिव सेट कर रहे थे। लेकिन जनता ने 20 साल का हिसाब अब जनता मांग रही है सरकार से, और इस 20 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं। मंच पे कभी भी विकास की बात नहीं हो रही है, मंच पे सिर्फ इधर उधर की बातें होती है, या तो व्यक्तिगत हमले होते हैं या वो पिछले सरकार के की बातों पे चले जाते हैं। लेकिन आज जो 20 साल में इन्होंने क्या किया, इसकी पे कोई चर्चा नहीं करते, कोई बात नहीं करते, सन्नाटा रहता है, पिन ड्रॉप सन्नाटा रहता है कि आज की सरकार पे कोई बात कर ले। अखिलेश यादव खूब सभाएं कर रहे हैं, क्या लग रहा है अखिलेश यादव की कितनी लोकप्रियता है बिहार में? देखिए अखिलेश यादव जी देश में आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है, आप भी मानते हो। राहुल गांधी से भी ज्यादा, मैं कहता हूँ सबसे लोकप्रिय नेता राहुल है। गांधी से भी ज्यादा बात सबसे उनको जनता प्यार करती है क्योंकि उनका कनेक्ट जनता से बहुत अच्छा है। अच्छा, इस ठीक। बात को चूंकि आप भी अच्छी तरह जानते हो, तो वो आम आदमी से कनेक्ट उनका जो है वो बहुत अच्छा है। तभी आपने देखा कि उनको देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी बनाई गई। आज वो उन्होंने अपनी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, देश की तीसरे नंबर की पार्टी लोकसभा में बना दी है। तो ये, और बिहार जाएं या मध्य प्रदेश जाएं, जब वो उड़ीसा जाते हैं या दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो लोग उनकी बातें सुनने के लिए टूट पड़ते हैं क्योंकि उनकी प्रेजेंस है। वो आप पार्लियामेंट में भी देखो, आप जाते हो वहाँ तो हर जगह के एमपी हैं। जब अखिलेश जी जाते हैं तो मीडिया से लेके और दूसरी पार्टी के एमपी गण और सभी लोग उनके तरफ एक उनका अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आम जनता की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, उनके अच्छा क्या है ना, उनके पास विजन है। जैसे आपने देखा होगा उन्होंने स्टेडियम बनाया था, क्रिकेट स्टेडियम कब बनाया था सोचिए आप, 2012-13 में। आज देखो क्रिकेट स्टेडियम बनाया था, वो जानते थे कि इस देश में स्पोर्ट्स में पोटेंशियल है, और आज देखिए देश की वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही हैं। हमारी मेल टीम भी वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीत के आई। वो स्टेडियम इतना शानदार बना है, सोचो वहाँ पे वर्ल्ड के मैचेज होते हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, तो ये विजन था, उनका विजन था उस समय कि हम एक्सप्रेसवे बनाए। उसको देख के आज लोग एक्सप्रेसवे की नकल कर रहे हैं। वो विजन था उनको कि मेट्रो बननी चाहिए, मेट्रो बनाई थी उन्होंने ना। आज मेट्रो का देखिए किस तरह से आज लोग मेट्रो की बात करने लगे। पहले तो मेट्रो, एक्सप्रेसवे, स्टेडियम, रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया, इसकी तो बात ही नहीं होती थी। पुलिस सिस्टम 100 डायल उन्होंने मजबूत किया, 1090 महिला समस्या के लिए किया। तो वो क्या है ना, हमेशा पार्क उन्होंने जो बनवाए, पार्क। अच्छा आदमी को क्या चीज़ चाहिए, दो ही चीज़ चाहिए होती ना, सुबह उठ के वॉक करने जाना और खेलना, और एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी, चारों पे उन्होंने काम किया। उन्होंने कभी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं की। धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, इसके मतलब समझ जाओ वो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। आपका जो मुद्दे हैं उनसे वो आपका ध्यान भटका रहे हैं, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, वो राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। इसको राजनीतिक विषय बनाना ये गलत बात है। अखिलेश यादव जी, जब आप कह रहे हैं इतने लोकप्रिय हैं बिहार में, फिर भी उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी उनकी चुनाव नहीं लड़ी। इसलिए नहीं लड़ी कि वो चाहते थे कि भाई सब कुछ एकजुटता बनी रहे। उन्होंने बाहर समर्थन किया बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन को, लेकिन आपको लगता कि उनके समर्थन, बाहर से उन्होंने समर्थन तो कर दिया कि एकजुटता बनी रहे, लेकिन वहाँ आपस में ये लोग लड़ गए।
देखिए, और मतदान नहीं, से ठीक पहले, आखिरी समय से ठीक पहले तक फाइट चलती रही। देखिए ये आपको ऐसा लगता है, चुनाव जब लड़े जाते हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं, तो थोड़े बहुत तो देखो खींचतान रहती है। भारतीय जनता पार्टी में तो कितनी है आप सोच नहीं सकते। अरे चलिए तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बीजेपी या जेडीयू आपस में ही लड़ रहे हों, लेकिन बिहार के अंदर करीब 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन के तहत आपस में ही लड़ रहे हैं। तो उसको ये लोग फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं। हाँ, कहीं बिल्कुल। कांग्रेस वर्सेस सीपीआई चल रहा है, कहीं कांग्रेस वर्सेस आरजेडी चल रहा है। क्या चल रहा है? या तो 5-6 सीटें ऐसी ही हार रहे हैं। इसके मतलब आप जानते हैं ना कि मजबूत दलों का गठबंधन है, वो मजबूर दलों का गठबंधन है। वहाँ पे सब मजबूर हैं, कोई अपनी बात कह नहीं सकता है। यहाँ अपनी बात कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत लोकतंत्र में तो ये चीज़ थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। लोकतंत्र इतने यही तो मजबूत मत हो जाए कि आपस में ही लड़के एक सीट पे आप जो है एक दूसरे का गला काट लीजिए। 1-2-4 सीटों पे ही तो इतनी बड़ी पार्टी है और सबके अपने उसके बावजूद भी देखो वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा 2-4 सीटों पे होता है, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहां लोकतंत्र नहीं होगा जिस पार्टी में, वहां ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वहां लोकतंत्र ही नहीं है। वहाँ आपसी समझदारी हो सकता है। समझदारी नहीं, लोकतंत्र का अभाव है। आप भी मानते हैं, बोलेंगे भले नहीं, वो लोकतंत्र वहां है नहीं। वहां सिर्फ यस सर है, यस सर के अलावा वहां कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने आपसे पहले सीट शेयरिंग वहां पर ऐलान कर दिया, आपसे पहले अपने उम्मीदवार उतार दिए, ये बता दिया कि कहां कहां से कौन कौन सीटें हम लड़ेंगे। ये लोग तो तय ही नहीं कर पाए। मतलब जब नामांकन का आखिरी दिन था तब जाके कुछ कुछ देर तय हुआ। देखिए, सारी कई चीजें- सीटों पर नाम वापस लेने पड़े फिर ऐसा बाद कुछ में। नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि मजबूत दल हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपस में कितना समन्वय है हमें बताने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे उनकी सीट के लिए आप कैसे कैसे उनकी मीटिंग ही नहीं हो पाई थी सबसे इंडिया गठबंधन की। जब इंडिया गठबंधन का सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, जब पहले कहते सीएम कैंडिडेट बुलाओ सीएम, तो हमने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। अब उनका सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। हमसे सवाल पूछते थे, अपना सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो कहते ही हैं नीतीश कुमार, कहाँ कहते हैं, उनके खुल नेतृत्व के में कहाँ चुनाव बोलते लड़ेंगे। हैं। बट नेतृत्व में बोलते, ये नहीं बोलते कि नीतीश जी हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। जब पूछा जाता है चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो हमारे विधायक दल के नेता चुनेंगे, विधायक दल अपना नेता चुनेंगे, तब विधायक दल आ जाते हैं। तो ये तो तो होता ठीक तो नहीं यही है ना, टेक्निकली तो यही अरे होता है। टेक्निकली तो पहले फिर हमसे सवाल क्यों पूछते हो? जब हम बोलते थे कि हम भाई आपस में तय हो जाएगा, विधायक अपना चुनेंगे, तब कहते नहीं 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 सर, फुटबॉल हो गया, इनमें आपस में एकता नहीं है। देखो वो मानने को तैयार नहीं है, वो तेजस्वी को मानने को तैयार नहीं है। वो देखो आज शाम को उधर चले गए, सुबह उधर चले गए, रात में किधर चले गए, इस दुनिया भर की बातें। और अपना आज तक सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। हमारा मैनिफेस्टो पहले आ गया, हमने बताया कि हम क्या क्या करना चाहते हैं। आपका 30 सेकंड 60 सेकंड में मैनिफेस्टो आगे चला गया, पता नहीं चला। तो सवाल उठता है कि आपने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही तय कीजिए। हम जनता के प्रति जवाबदेही हैं, इसलिए हम बार बार जनता के मुद्दों की बात करते हैं। आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते। मंच से खड़े होके मंच पे खड़े होके अपने विचार रखिए। आप अपमान करते लोगों का, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है मंच से, ये शोभा नहीं देता। आप आपके तर्क में अगर दम है तो आप तर्क से हराइए ना विपक्ष को। आप विपक्ष को व्यक्तिगत हमला करके हराना चाहते हैं, व्यक्तिगत बातें करके हराना चाहते हैं, आप शब्दों का इस्तेमाल करके हराना चाहते हैं, माने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो राजनीति में शोभा नहीं देता। ये देश में ऐसी राजनीति कभी नहीं रही। आप ये सब शब्दों का इस्तेमाल तभी होता है जब आपके पास तर्कों का अभाव हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तर्कों का अभाव है। वो सिर्फ व्यक्तिगत हमला करके अपना ध्यान भटकाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव जी से मैं मिलने गया था, उनका इंटरव्यू मैंने लिया है, बड़ा पॉपुलर इंटरव्यू हुआ है। तो उसमें एक जगह वो कहते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं अब आजकल मेरे से कन्नी काट रहे हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक समय तो बड़ा वीडियो कॉल पे बात बतियाते थे वो तेज प्रताप यादव से, अब काहे उनसे अलग क्यों हो गए हैं अखिलेश जी? नहीं, अलग की बात नहीं है। देखिए, राजनीतिक बात अलग होती है, पारिवारिक बात अलग होती है। अब वो इस समय वहाँ पे चुनाव चल रहा है, चूंकि राजनीतिक उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो उन्होंने अपने विचार उनके अलग हो गए हैं। तो ये राजनीतिक बात है। राजनीतिक चूंकि अभी वहाँ पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल उनके साथ है, तो लड़ाई बड़ी है। तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अभी उतना समय नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह निकलते हैं 10 बजे, शाम को 7-8 बजे आते हैं, प्रचार में ही बिजी रहते हैं। और उनका उस प्रचार के समय आप जानते ही हो, मोबाइल वैसे भी वो कम उस समय इस्तेमाल होता नहीं है। और चुनाव के वक्त में माइंड सेट अलग होता है आदमी। तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी अलग है, वो हमारे साथ गठबंधन में है नहीं, वो अलग अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने कहा ना कि हमारा कोई मनभेद नहीं है, बस वैचारिक मतभेद है। वो अपनी अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं।
तो उनको चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने की तो शुभकामनाएं होती हैं सभी के लिए। हाँ, तो मुलाकात तो कर ही देना चाहिए एक बार, जब जा रहे हैं, इतनी मित्रता है, बातचीत होती रहती है। नहीं, अब चूंकि व्यस्तता बहुत है ना, इस समय सुबह निकलना, शाम को आना, चुनाव का प्रेशर आप जानते हो, पब्लिक का प्रेशर, जाना है चुनाव में, लोगों को संबोधित करना है, और फिर चुनाव के समय में कैसी भगदड़ होती है आप जानते हो। खुद ही तेज प्रताप जी बहुत बिजी होंगे, उनका भी अपने व्यस्त कार्यक्रम होगा, चुनाव लड़ रहे हैं, अलग पार्टी है उनके, कैंडिडेट बहुत सारे लड़ा रहे हैं। एक और तस्वीर सामने आई, आप लोग तो बड़ा आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ खूब जुबानी तीर चलाते हैं, लेकिन जब आप पटना एयरपोर्ट पे जब केशव प्रसाद मौर्य दिखे हैं तेज प्रताप जी को, तो बड़ा वो खुश हो गए, एकदम हाथ पकड़ के एकदम लगा कि बीजेपी से खींच के सपा में लेके चले जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज में हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपकी पार्टी अलग है, हमारे आपके विचार अलग हैं, लेकिन हम किसी से व्यक्तिगत मनभेद नहीं रखते। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में क्या है, हमारे विचार अलग होंगे, हम जनता के भले की बात कर रहे हैं, हो सकता है दूसरी दल अपने भले की बात कर रहा हो, तो ठीक है, वो अपने भले की बात कर रहे हैं, हम जनता के भले की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जब कभी एक सार्वजनिक स्थान पे आमने सामने टकरा जाते हैं, हम या एयरपोर्ट पे टकरा जाएं, बस स्टैंड पे टकरा जाएं, या ट्रेन में टकरा जाएं, या आपके स्टूडियो में टकरा जाएं, तो हम उनसे ये कैसे है कि हमारी कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारी तलवारें तनी हुई हैं। पहले ऐसा ही होता था। आदरणीय नेताजी ऐसे ही संस्कृति संस्कार में उन्होंने राजनीति की। आदरणीय नेताजी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पहले भी देखिए राजनाथ सिंह जी भी उसी में होते थे, आदरणीय कल्याण सिंह जी होते थे, और आदरणीय सुषमा स्वराज जी होती थी। उस समय की जो राजनीति होती थी, आदरणीय लालू जी होते थे। आप उस पार्लियामेंट की भाषण को सुनिए, किस तरह की आपस में नोक झोंक होती थी, किस तरह की एक मीठी तकरार होती थी, सारी बातें कह भी जाती थी, लेकिन कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करता था। अब 2014 के बाद से व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं। ये ठीक नहीं, इसलिए तस्वीर की सुनिए, इसलिए इस तस्वीर की चर्चा हो रही है। इस तस्वीर की चर्चा नहीं होती अगर ये 2014 के पहले की तस्वीर होती तो नहीं होती। पहले तो सब एक साथ, ट्रेन में भी एक साथ, मुझे याद है भाई, सब ट्रेन में एक साथ, रिजर्वेशन होता था, सभी एक साथ एक दूसरे की सीट पे एक दूसरे का पराठा खाते हुए जाते थे, और उसके बाद पार्टियां अलग अलग होती थी। मुझे तो अभी भी एक घटना याद है, उनकी क्या नाम है, टंडन जी, उसमें फिर गवर्नर हुए लालजी टंडन जी। मैं उसमें चढ़ गया तो लालजी टंडन जी अपने से फर्स्ट एसी में बैठे हुए थे। मुझे देखा तो उन्होंने अच्छा, अरे कैसे हो अनुराग, कैसे, कहाँ है? तो हमने कहा बस मैं जा रहा हूँ। अरे तो यहीं इस पे ही सो रहा सामने, कहाँ जाओगे, हमारे पास 2 सीट है यहाँ पे। तो उन्होंने अपने पास ही लिटा लिया। उनका देखा कि मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, उन्हें पता है यंग लड़के हैं, सब स्कूल कॉलेज वाले, रिजर्वेशन का पेशी में चढ़ गए। हम जा रहे थे तो देखा कि उधर से, तो हम तो टीटी से कह रहा था कि हम कर देंगे, मैं सच बता रहा हूँ। टीटी ने कहा कि हमने उसको पैसे दिए, मैंने टिकट उसमें बुक हो जाती थी, अगर आपको याद हो, अगर सीट खाली है तो तुरंत बुक कर देते थे वो। तो हम लोग सेकेंड एसी की तरफ जा रहे थे, मैंने चढ़ गए थे फर्स्ट, मैंने ट्रेन छूट रही थी, चढ़ गए। आप चढ़ते टाइम फिर बॉगी होते होते चले जाते ना आप, एक से दूसरी तीसरी बॉगी, चौथी बॉगी, तो टीटी से मिल लेते, टीटी से बात करते, भाई हमारी टिकट बना दो। टीटी टिकट बना देता था कि भाई अगर सीट खाली होता था तो बना देता था। तो हमने कहा अगर सीट बन जाएगी, वरना जनरल बॉगी में चले जाएंगे, अंदर से कनेक्ट होके। तो यही होता है कॉलेज। लेकिन वो लेटे हुए थे, उन्होंने देखा तो मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, हमारे पास तो सीट है। तो वो टीटी आए, टीटी ने सीट बनाई, लेकिन उन्होंने अपने साथ किया, तो उनको तो एक असिस्टेंट मिलता ही है साथ में। तो मेरा कहने की मतलब ये होता है कि उस समय इतना आपस में एक व्यवहार होता था, उन्होंने मुझे लिटा लिया था, आज वो व्यवहार खत्म हो गया। लेकिन योगी जी ये जब देखे होंगे ये वीडियो, तो उनका क्या रिएक्शन रहा होगा, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई रिएक्शन किसी पे नहीं। फिर भी क्या लगता है, क्या सोचे होंगे ये वीडियो देख के? अब मैं कैसे बताऊं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये बड़ा अच्छा वीडियो था, और मुझे लगता है कि आपस में ऐसा व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ कि आपकी राजनीति अपनी जो है, वैचारिक हमारे मतभेद होंगे, लेकिन ये जो आपस में कटुता होती है, जो तीखापन होता है, आजकल जो व्यक्तिगत हमले होते हैं, ये पहले नहीं होते थे, अब होते हैं। अरे आपको मुझसे शिकायत है तो आप मेरे विचार से शिकायत है तो आप मेरे तर्कों से मेरे विचारों को काटो, अच्छा लगेगा। आप तर्कों से मेरे विचारों को नहीं काट पाते तो आप मेरे पारिवारिक हमला पे, व्यक्ति पे आप चले जाते हो। अच्छा बताइए, कोई व्यक्ति अगर राजनीति में है तो उसके परिवार के लोगों की क्या गलती है? आप उसके परिवार की घसीट के ले आते हो राजनीति में। पहले ऐसा नहीं होता था, और मैं तो कहूँगा कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आगे से अगर इस तरह की और अगर पिक्चरें आए सामने कि भाई राजनीतिक लोग आपस में एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं या कहीं मिल रहे हैं, तो एक कम से कम राजनीतिक, इसको तो राजनीतिक व्यवहार बोलते हैं ना।
इसको तो एक स्वस्थ राजनीति की परिभाषा बोलते हैं कि हमारे आपके मतभेद हैं, लेकिन ऐसा मनभेद नहीं है कि हम एयरपोर्ट पे मिल जाएंगे तो माने हम ऐसे दोनों, अरे हैं तो हम सब हिंदुस्तानी ना, हैं तो इसी हिंदुस्तान के नागरिक ना। हमारा कोई आपसे कोई ऐसा बैर तो है नहीं कि एक दूसरे को मार काट करनी है, मारपीट करनी है। भाई वैचारिक मतभेद है, तर्कों से आप मुझे हराइए, तर्कों से हम आपको हराएंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम आपको व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर दें। ये अभी राजनीतिक में आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने डेलीगेशन बना के भेजा था जिनेवा में, अगर आपको याद हो। तो पहले ऐसा होता था, अब कुछ दिनों से नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद देश की राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए, इस तस्वीर से सीख भी लेनी चाहिए कि राजनीतिक विचारधारा अलग होती है। व्यक्तिगत अगर आप आमने सामने मिल गए सार्वजनिक जगह पे तो एक दूसरे का सम्मान जरूर करना चाहिए। 25 बिहार हो गया, 27 में अब आपके यहाँ चुनाव है, क्या लगता है यहाँ का कुछ मैसेज वहाँ भी जाएगा, इस चुनाव का मैसेज? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी आपको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमको कैसे पता नहीं, है? वो तो आपकी आत्मा जानती होगी, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ जो लोग सुन रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि जिस तरह से भी लोकसभा में चुनाव हुआ, जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, चाहे जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा राजनीति करने की कोशिश की तो प्रभु राम का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिला, क्योंकि हम प्रभु राम के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। ये प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हैं, उनको जैसे हम प्रभु राम के आदर्श आचरण और उनके जो बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। हम प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं करते, हम सेवा का काम करते हैं, कैसे समाज को आगे ले जाएं, कैसे हम प्रभु राम के बच्चों की बात करें, कैसे उनको पैरों पे खड़ा करें। तो प्रभु का आशीर्वाद भी हमें मिला। अयोध्या से समाजवादी पार्टी जीती लोकसभा में और हमें 43 सीटों का आशीर्वाद जनता ने दिया है, और इसी पे हम और उसी जनता उसी से हम काम भी करें, चूँकि हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज में एकता की बात करते हैं, कमज़ोर आदमी कैसे आगे आए, इसीलिए हम पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आधी आबादी। तो सभी बिहार विधानसभा के लिए आपकी भविष्यवाणी है 160 सीटों की? 160 सीटों पे इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा बिहार में, और 14 तारीख को इंडिया गठबंधन की दवा ठोक के कह रहे हैं? बिल्कुल। और तेजस्वी लिख लूं मैं फिर कहीं? नहीं, आप लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखी हुआ है। जब आप चलाएंगे तो आपके यहाँ अंदर स्क्रिप्ट में कहीं न कहीं लिख लिया गया होगा क्या कि 160 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब रिजल्ट आएगा तो आपको ही पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ पे सीटें जीती गई हैं, और किस तरह से मिनिमम 160 बता रहा हूँ, 180-85 भी होंगी। ये तो हम 160-65 का आंकड़ा आपको दे रहे हैं मैंने, और 180 से कम सीटें वहाँ आने वाली नहीं हैं, और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। चलिए, अनुराग भदौरिया की बात नोट कर लीजिए, 160 से 180 का आंकड़ा बता रहे हैं, और जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, फिर इनके आंकड़े और बिहार विधानसभा चुनाव का जो ऑफिशियल आंकड़ा है उससे मिलान करेंगे, और फिर अनुराग भदौरिया से बात करेंगे हम। बाकी हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए आप एबीपी लाइव।